हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं नीट चीट। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जहां पे हम बायो के हर वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने वाले थे जो कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टार पॉइंट्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहे तो नीट में आए हुए हैं या आप कहीं भी कोचिंग्स में टेस्ट दे रहे होंगे, वहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इन डीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं सेल के। जब सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे तो वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी हो जाएंगे। सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब पूरे सेल साइकिल के दौरान सेल ग्रोथ हो ही रहा होता है, कोई स्पेसिफिक फेज नहीं होता है सेल ग्रोथ का। पर डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल, और वो स्टेज कौन सा है? वो एस फेज है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। इवेंट ऑफ सेल ग्रोथ, जिसको इंटरफेज बोलते हैं, और इंटरफेज में ही क्या होता है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। प्लस इवेंट ऑफ सेल डिवीजन, एम फेज को बोल रहे हैं। ह्यूमन सेल डिवाइड इन 24 आवर्स। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। सेल साइकिल का ड्यूरेशन वेरी हो सकता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन हो सकता है, अलग अलग सेल टाइप में भी अलग अलग ड्यूरेशन हो सकता है। ईस्ट कितने देर में डिवाइड कर रहे होते हैं? 90 मिनट्स। सेल साइकिल को दो बेसिक फेज में डिवाइड किया गया है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज पूरे सेल साइकिल का 95% टाइम कंज्यूम करता है, और एम फेज जो है वो 5% टाइम लेते हैं। एम फेज रिप्रेजेंट्स एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस। एम फेज वो फेज है जहां पे एक्चुअली सेल डिवाइड कर रहे होते हैं, और इंटरफेज में क्या हो रहा होता है? इंटरफेज में सेल खुद को तैयार कर रहा होता है फॉर सेल डिवीजन। इंटरफेज फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। ये नोटेशंस आपको देने आने चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप एम फेज से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में इंटरफेज आता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरफेज फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। ह्यूमन ह्यूमन में सेल डिवीजन जो है वो आखिरी 1 घंटे में हो रहा होता है। बाकी 95% टाइम कौन कंज्यूम कर रहा होता है? इंटरफेज। एम फेज स्टार्ट्स विद कैरियोकाइनेसिस, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, एंड एंड्स विद साइटोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करते हैं। इंटरफेज इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोलते हैं, लेकिन ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर का ये मतलब होता है कि आपको नाम से कुछ और पता हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली कुछ और कर रहे होते हैं। ये मोस्ट एक्टिव फेज होता है। यहाँ पे सेल सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स यहीं पे डुप्लीकेट करते हैं, इसलिए ये मोस्ट एक्टिव फेज है इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में सेल खुद को तैयार कर रहा होता है फॉर सेल डिवीजन। इंटरफेज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस: G1 phase, gap 1 phase, S phase, synthesis phase, G2 phase, gap 2 phase. G1 phase, interval between mitosis and initiation of DNA replication. ये नोटेशंस आपको देने आने चाहिए, मैंने आपको पहले भी कहा है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है और ये माइटोसिस फेज है, तो ये दोनों के बीच का इंटरवल कौन है? G1 फेज है। और जीवन फेज में क्या हो रहा होता है? डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समरी में मिल जाएगा ये पॉइंट, जो कि आपको याद रखना है। मैक्सिमम सेल ग्रोथ कहाँ पे होता है? जीवन फेज में ही हो रहा होता है। एस फेज और सिंथेसिस फेज, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जो कि आपको याद रखना है। ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है, आपको मैंने बता ही दिया, लेकिन कहाँ हो रहा होता है? न्यूक्लियस में। और सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर रहे होते हैं। कहाँ पे कर रहे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फेज में और क्या हो रहा होता है? हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और इस फेज को ही क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन फेज भी बोलते हैं। ये एक मिसनोमर है। क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रोमोसोम का नंबर डबल होगा, लेकिन नहीं। क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन एक बात है, ये आपके समरी में लिखा हुआ है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। जी टू फेज में क्या हो रहा होता है? प्रोटीन आर सिंथेसाइज। कौन से प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे होते हैं? टिब्यूलिन प्रोटीन। इफ इन G1 फेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है और अमाउंट ऑफ डीएनए 2c है, देन एट द एंड ऑफ एस फेज में क्या होगा? आपको पता है डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे 2n, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएंगे, 4c हो जाएंगे, पहले 2c थे। सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर वो एग्जिट कर जाते हैं जीवन फेज से, और इनएक्टिव स्टेज में इंटर करते हैं, जो कि क्यूसेंट स्टेज और जीनोट स्टेज होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो कौन से फेज से एग्जिट करते हैं? वो जीवन फेज से एग्जिट करते हैं। इसका एग्जांपल है हार्ट सेल्स।
इस स्टेज में सेल्स जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेल्स प्रोलिफरेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इन एनिमल सेल्स माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे मेल हनी बी में जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं वो माइटोसिस से डिवाइड कर रहे होते हैं। मेल हनी बी को ड्रोन भी बोलते हैं। प्लांट सो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल्स। प्लांट में माइटोटिक डिवीजन दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉयड सेल में होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एमफेज। एमफेज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है इन्वॉल्विंग मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है क्योंकि यहाँ पे मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे डिसअपियर होते हैं, फिर बाद में जाके अपीयर हो जाते हैं। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोला गया है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स और देयर प्रोजेनी में सेम होते हैं। सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, मतलब हम लोग एक क्लियर कट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रोफेज स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मेटाफेज स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एनाफेज स्टार्ट हुआ। कैरियोकाइनेसिस, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो अब हमें पढ़ना है प्रोफेज। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ये जितने मार्क्ड वर्ड है ना वो आपको बहुत याद रखना है। प्रोफेज को क्या मार्क करता है? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ये 2 डायग्राम बनाए हुए हैं मैंने आपके लिए, जो आपको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। पहला पहला जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंसेशन स्टार्ट होता है तो क्रोमोसोम में बदलते हैं। ये जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाते हैं। तीसरा असेंबल होता है माइटोटिक स्पिंडल apparatus। चौथा जो ये सेंट्रोसोम है, जो सेंट्रियोल है, ये पोल की तरफ मूव करते हैं। लेट प्रोफेज में क्या होता है? जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिसअपियर होने लगते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों भी डिसअपियर होते हैं। तो अब इसको हम लोग थ्योरी में पढ़ लेते हैं। सेंट्रोसोम जो है वो बिगेन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। यहाँ पे अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इवेंट क्या है? यहाँ पे क्रोमोसोम बनेगा, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो क्रोमोसोम में कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्रोमोसोम जो बनेगा वो कंपोज ऑफ 2 क्रोमेटिड्स होगा। माइटोटिक apparatus किस चीज से मिलकर बना होता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर मिलकर माइटोटिक apparatus बनाते हैं। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो। गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं और न्यूक्लियर इन्वेलप भी डिसअपियर हो जाते हैं। मेटाफेज, मेटाफेज को क्या मार्क करता है? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज, जो कि मेटाफेज है। मेटाफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजली स्टडीड। एम फॉर मॉर्फोलॉजी, एम फॉर मेटाफेज। की फीचर्स क्या है मेटाफेज के? स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर्स जो है वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम अलाइन अलोंग द मेटाफेजिक प्लेट। जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेजिक प्लेट में अलाइन हो जाते हैं। एनाफेज, एनाफेज के की इवेंट्स क्या क्या है? यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाते हैं एंड क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रोमियर कहाँ स्प्लिट होते हैं? सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं एनाफेज में। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएगा। पहले 1 क्रोमोसोम थे, अब जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया तो 2 क्रोमोसोम बन गए। क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। जो क्रोमेटिड है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। तो जब ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो ये सेंट्रोमियर जो है वो लीडिंग एज बनाता है और ये जो आर्म्स है वो टेलिंग बिहाइंड होते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। टीलोफेज, टीलोफेज जस्ट अपोजिट टू प्रोफेज होता है। प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है तो टीलोफेज में डीकंडेंसेशन स्टार्ट होता है। की इवेंट्स क्या क्या है? Chromosome clusters at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete element. क्रोमोसोम्स जो है वो क्लस्टर कर जाते हैं अपोजिट पोल्स में और इनका आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाता है। ये जस्ट अपोजिट टू प्रोफेज है, तो यहाँ पे वहां पे क्या हुआ था? वहां पे न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब डिसअपियर हो गए थे, तो यहाँ पे सब रिफॉर्म हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ एनाफेज। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे हो रहा होता है? सेल फर्रो बन के हो रहा होता है, जो कि सेंट्रीपिटल होता है। एनिमल सेल्स में ऐसे करके सेल फर्रो बन रहा होता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल होता है और इस तरह से साइटोकाइनेसिस होता है। और प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है और सेल प्लेट क्या रिप्रेजेंट करता है? मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट करता है।
प्लांट सेल्स में ऐसे करके सेल प्लेट बन रहे होते हुए जो कि सेंट्रीफ्यूगल होता है। Karyokinesis is not followed by cytokinesis, results in multinucleate condition leading to syncytism। जब सेल्स में कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है और साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है तो उस सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, उस कंडीशन को मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं और इस स्टेज को सिंसाइटिज्म बोलते हैं। इसका एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल्स। ये बस कहने की बात है, आगे आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस मिल जाएंगे। लोअर प्लांट्स में और सम इंसेक्ट्स में हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। माइटोसिस में रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर दोनों ही एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट से। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल जब ग्रो कर रहे होते हैं तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को ये डिस्टर्ब कर देते हैं। टू रीस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो सेल डिवाइड करते हैं। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि सेल रिपेयर में माइटोसिस हेल्प करता है या मियोसिस। आंसर है माइटोसिस। अब हमें पढ़ना है मियोसिस। Meiosis ensures the production of haploid cells in the life cycle of sexually reproducing organism। ऑर्गेनिज्म 2n है तो उनके गैमेट्स nn होंगे जो कि हैप्लॉइड फेज है और ये गैमेट्स कैसे बन रहे होते हैं, मियोसिस से बन रहे होते हैं। वेयर एज फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द डिप्लॉइड फेज। जो मेल और फीमेल गैमेट्स है वो फर्टिलाइज करके 2n बनाते हैं जो कि डिप्लॉइड फेज को रिप्रेजेंट करता है। Meiosis involves two sequential cycle, meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication। DNA replication का बस एक सिंगल साइकिल होता है और वो कहाँ पे हो रहा होता है, meiosis 1 पे हो रहा होता है। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2। meiosis 2 के एंड में 4 haploid cells बन रहे होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है meiosis 1। meiosis 1 में भी सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रोफेज 1। Prophase of the first meiotic division longer and more complex as compared to प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का जो प्रोफेज होता है उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मियोसिस का प्रोफेज 1 होता है। प्रोफेज को हम लोग डिवाइड करते हैं 5 फेजेस में। किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे होते हैं, क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 सब स्टेजेस क्या क्या है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहला लिप्टोटीन। आपको नाम ही बहुत कुछ बताएगा लिप्टोटीन। इस फेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लिपटे हुए रहते हैं, मतलब जस्ट कंडेंसेशन स्टार्ट ही हुआ होता है। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअल विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द लिप्टोटीन। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन जस्ट स्टार्ट ही हुआ होता है। दूसरा स्टेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन भी आपको नाम से बता रहा है, 2 क्रोमोसोम होंगे, उनका पेयरिंग होगा। क्रोमोसोम से स्टार्ट पेयरिंग, इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, साइनेप्सिस। पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम जो पेयर हो रहे हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंडिकेट्स दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज accomplished by the formation of synaptonymal complex। जो 2 क्रोमोसोम पेयर हो रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस, वो किसके मदद से हो रहे हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसी स्टेज में बाइवेलेंट और टेट्राड बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बाइवेलेंट और टेट्राड जो है वो फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग जाइगोटीन, बट क्लियरली विजिबल कहाँ होते हैं, पैकाइटिन में, इसके अगले स्टेज में। 1 बाइवेलेंट और टेट्राड का क्या मतलब है, 1 बाइवेलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम और टेट्राड का मतलब 4 क्रोमेटिड्स। फर्स्ट जो स्टेज है वो रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड होते हैं एज कंपेयर टू पैकाइटिन। पैकाइटिन आपको नाम से ही बता रहा है, इस समय पे क्रोमोसोम पैक हो रहे होंगे। पैकाइटिन 4 chromatids of each bivalent chromosomes become distinct and clearly visible as tetrad। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। This stage is characterized by the appearance of recombination nodules। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स बन रहे होते हैं। जब ये पैक होने की कोशिश कर रहे होते हैं तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जब ये बहुत ज़्यादा पैक होने की कोशिश करते हैं तो कुछ पार्ट एक्सचेंज हो जाता है, उसी को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और यहाँ पे इंजाइम का हेल्प लगता है, कौन से इंजाइम, रिकॉम्बिनेज इंजाइम।
ये लाइन तो आपको रटा हुआ होना चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में होते हैं। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। अब जब बहुत ज्यादा पास आएंगे तो अब दूरी भी होगा इनमें। अब ये दूर होगा तो दूरी होने के लिए जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था उसको डिसॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, अब यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे जिसको बाइवेलेंट बोल रहे थे वो सेपरेट होंगे, बस कुछ जगह से सेपरेट नहीं हो पाएंगे, वो साइड को क्याज़माटा बोला गया है। एक शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको क्याज़माटा बोलते हैं, एक शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा जो क्याज़माटा होता है। इसी पॉइंट पे सेल्स, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो जुड़े हुए होंगे। oocytes of some vertebrates डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के जो oocytes होते हैं यहाँ पे अरेस्टेड होते होते हैं डिप्लोटीन स्टेज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। हमारा आखिरी स्टेज है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़माटा। डायाकाइनेसिस में यहाँ पे जो क्याज़माटा है ये ब्रेक हो जाता है, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट कहाँ पे होता है, डायाकाइनेसिस स्टेज में होता है। ये सेम है प्रोफेज के जो हमने पढ़ा था। माइटोटिक स्पिंडल्स यहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, एंड ऑफ डायाकाइनेसिस में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब हमें पढ़ना है मेटाफेज 1। आगे का सारा कहानी माइटोसिस से सिमिलर चलेगा, तो आपने सब पढ़ रखा है, आपको सब पता है, आप बस सुनते जाइए। मेटाफेज 1, बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइंड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, ये आपको पता ही था। स्पिंडल फाइबर अटैचेस टू काइनेटोकोर्स, ये भी आपको पता था। एनाफेज 1, एनाफेज चाहे माइटोसिस का हो चाहे मियोसिस का एनाफेज 1 हो या एनाफेज 2 हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनाफेज हमेशा याद रखना है कि एनाफेज 1 में क्या हो रहा है, एनाफेज 2 में क्या हो रहा है। एनाफेज 1, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स while sister chromatid remain associated। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 सेम है, माइटोटिक जो हम लोग पढ़े थे टीलोफेज सेम है। न्यूक्लियर इन मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस कॉल्ड एज टेट्राड ऑफ सेल्स, टेट्राड ऑफ सेल्स बन जाते हैं, दो सेल्स बन जाते हैं। द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है। नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, बस एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा मियोसिस में जो कि हो चुका था। अब हमें पढ़ना है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में सबसे पहला है प्रोफेज 2। मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, ये जो साइटोकाइनेसिस हुआ इसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। मियोसिस 2 रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस, मियोसिस 2 सेम है नॉर्मल माइटोसिस के जैसा। वहां पे प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गए थे, क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो गया था। मेटाफेज 2, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, हमें पता है। स्पिंडल्स गेट अटैच टू द काइनेटोकोर, हमें पता है। एनाफेज 2 begins with the simultaneous splitting of centromere of each chromosome, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाए स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ पे होता है तो एनाफेज 2 में होगा, और आपसे पूछा जाए होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पे सेपरेट होते हैं वो एनाफेज में होते हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछा जाएगा। मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल बाय शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए वो अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे अब, और वो कैसे जाएंगे, बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्पिंडल फाइबर्स किससे बने हुए होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं, तो उसके शॉर्टनिंग से अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे शॉर्टनिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना है। टीलोफेज 2, meiosis ends with telophase 2, two group of chromosomes get enclosed again by nuclear envelope। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। इनमें साइटोकाइनेसिस होगा तो ये इससे 2 सेल्स बन गए और इससे 2 सेल्स बन गए, टोटल 4 सेल बने, इसी को टेट्राड ऑफ सेल्स बोला गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस,
कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज, लेकिन ये गलत है, रिडक्शन हो जाता है क्रोमोसोम नंबर का हाफ से, उसी को करेक्ट किया गया है आगे। पैराडॉक्सिकली रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। जेनेटिक वेरिएशंस कॉज करता है, कैसे? जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, उससे जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। सेल डिवीजन कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ साइकिल, पूरे जिंदगी भर सेल डिवीजन चल रहा होता है। जीवन फेज में मोस्ट ऑफ दिस सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट करते हैं, ये मैंने थ्योरी में आपको पहले ही ऐड करवा चुका हूँ। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है और क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, दोनों सेम बात है, ये भी मैंने थ्योरी में ऐड करवा दिया था। म्योसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल्स में होता है, डिप्लॉयड सेल्स में होगा तभी म्योसिस से रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर होता है, वो हैप्लॉइड बनाएंगे, इसलिए डिप्लॉयड सेल्स में होता है हमेशा। एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रोमियर और सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ पे सेपरेट होते हैं? एनाफेज 2 में सेपरेट होते हैं। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे आप मुझसे मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। पर पीडीएफ आपको 10 रुपीज चार्ज किया जा रहा है और कंप्लीट एनसीईआरटी पीडीएफ के लिए 11+12 आपको 300 पे करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।